हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज ब्रीफली यूपीएससी। आज सैटरडे है। सैटरडे को हमारा एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज की वीडियो आती है और ये 6 वीडियो है। हमारा टॉपिक्स रहने वाले थे पल्लवाज ऑफ कांची, चालुक्याज ऑफ बादामी, कलाब्रा रिवॉल्ट, डेवलपमेंट इन फिलोसफी एंड सोशल डेवलपमेंट। ये एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सैटरडे से मिडिएवल हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, with reference to the Pallavas, consider the following statements. First, Simhavishnu led the foundation of Pallava supremacy by defeating the Kalabras and extending his kingdom up to the Kaveri. Second, Mahendravarman I was initially a Jain and later embraced Shaivism under the influence of Appar. Third, Narasimhavarman I was defeated by Pulkeshin II in the Battle of Vatapi. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। पहले स्टेटमेंट में मेंशन है कि सिंह विष्णु जो थे उन्होंने वापस से पल्लवा की सुप्रीमेसी को मेंटेन किया आफ्टर डिफीटिंग दी कलाब्रास। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। कलाब्रास को हराने के बाद उन्होंने अपने किंगडम को है कावेरी रिवर, जो आप जानते हैं साउथ इंडिया में है, वहां वहां तक एक्सटेंड कर लिया था। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो थे वो पहले एक जैन थे, बाद में जो अपार थे ये एक शैवाइट थे। जब महेंद्र वर्मन फर्स्ट अपार से मिले तब वो इन्फ्लुएंस हो गए शैविज्म से, एंड देन उसके बाद वो शैविज्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है कि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को डिफीट किया था पुलकेशिन टू ने। एकदम गलत स्टेटमेंट है। इंस्टेड नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन टू को हराया था इन द बैटल ऑफ बतापी। ठीक है। एंड बाद में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट नहीं, बतापी की जो उनकी कैपिटल थी चालुक्य रूलर की, उसको इन्वेड भी किया था। क्वेश्चन 2, which one of the following monuments provides the earliest epigraphic evidence of the Pallav rulers' decision to build temples without using brick, timber, metal or lime? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदागापट्टू केव टेम्पल। हमसे यहाँ पे एक ऐसे पल्लव रूलर के टेम्पल के बारे में बात की जा रही है जिसमें ना तो किसी ब्रिक का यूज हुआ है, ना ही टिम्बर यानी वुड, ना ही मेटल है, ना ही लाइम। तो वो है मंदागापट्टू टेम्पल। अब ये बनवाई किसने थी? ये बनवाई थी महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। ठीक है। जब उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था, रॉक कट टेम्पल है ना, और जब ये रॉक कट टेम्पल है तो इसमें किसी भी इन सब चीजों की जरूरत जो है वो नहीं पड़ी। और ये किसने बनवाया था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। कैलाश नाथ टेम्पल जो है वो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। सॉरी, सेकेंड ने, नॉट फर्स्ट, सॉरी सॉरी। एंड वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो है बनवाया था नंदी वर्मन ने। क्वेश्चन थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। नरसिम्हा वर्मन थे, इन्हें वतापी कोंडा बोला जाता था क्योंकि इन्होंने बैटल ऑफ बतापी पे पुलकेशिन टू को हराया था, जो कि कौन थे? एक चालुक्य रूलर थे। राजसिम्हा टाइटल नरसिम्हा वर्मन टू का था, उनको फेमसली इसी नाम से जाना जाता था। एंड ममाला जो था ये भी नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट का टाइटल था। ठीक है। क्योंकि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने ही ममालापुरम को उसका नाम दिया था। Question 4th, the reign of Narasimha Varman II, Rajsimha, is particularly significant in Indian history, Indian art history because A. It witnessed the earliest construction of Buddhist stupas in South India. B. He introduced the Nagar style into the Deccan for the first time. And C. Temple construction almost completely ceased due to continuous warfare. And D. It marked the transition from rock cut architecture to fully developed structural stone temples. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमसे नरसिम्हा वर्मन टू, जो कि फेमसली राजसिम्हा के नाम से जाने जाते थे, इनके बारे में पूछा है। तो देखिए, जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो थे उनके टाइम पे रॉक कट टेम्पल्स का बनना स्टार्ट हुआ था। फिर आए महेंद्र वर्मन फर्स्ट,
है ना। फिर महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम पे वो टेम्पल्स को थोड़ा और रथ स्टाइल के शेप उन टेम्पल्स ने लेना शुरू किया। एंड देन नरसिम्हा वर्मन टू जब आए तब इन्होंने रॉक कट टेम्पल्स से मूव करके एक्चुअल स्टोन टेम्पल्स का फॉर्मेशन करवाना शुरू किया था। इसीलिए इनका टाइम पीरियड जो है बहुत ज़्यादा इन टेम्पल्स को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन आर्ट हिस्ट्री में। रही बात पहले स्टेटमेंट की कि बुद्धिस्ट स्तूप्स इनके टाइम पे बनना शुरू हुए, तो गलत स्टेटमेंट है। पल्लवास के पहले से ही साउथ इंडिया में स्पेशली इन अमरावती, है ना, अमरावती स्तूप्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। नागार्जुना कोंडा में भी। दूसरी चीज कि उन्होंने नगर स्टाइल टेम्पल इंट्रोड्यूस करी, एकदम गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि साउथ में तो द्रविड़ स्टाइल में चलती है। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बंद हो गया था, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 5, which of the following statements regarding Mamallapuram is not correct? A, the Shore temple is a rock-cut cave temple excavated during Mahendravarman First's reign. B, the Panchraths are monolithic monuments carved out of single rock masses. C, Arjuna's penance is among the largest open-air rock reliefs in the world. And D, it flourished as an important port under the Pallavas. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमसे यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है। आपके बी सी डी तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो पंचरथ है, हमने इंडियन आर्ट एंड कल्चर की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक उसमें पढ़ा हुआ है हमने कि ममालापुरम में रथ स्टाइल टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्टेड है ना। तो एक मोनोलिथिक मॉन्यूमेंट से मतलब है कि एक सिंगल रॉक्स में कट आउट करके वो रथों को बनाया गया है, ठीक है। कौन कौन से रथ है वहां पर? 5 रथ है वहां पर, जिसमें आपका एक द्रौपदी रथ है, एक अर्जुन रथ है, एक भीम है, धर्मराज है, एंड एक और नकुल सहदेव है। कहाँ पर है ये सब? आपके ममालापुरम में है। हमने ये भी चीज पढ़ी हुई है, ममालापुरम में एक बहुत बड़ा रॉक है जिसमें अर्जुन पेनेंस की एक इमेज बनाई गई है ना, स्ट्रक्चर बनाया गया। तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये वाला भी। एंड पल्लव्स के टाइम पे ममालापुरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ ये इनका एक तरीके से ट्रेडिंग सेंटर था, जिसके ज़रिए वो साउथ ईस्ट एशिया से जो है अपने ट्रेडिंग करते थे। एंड पहला स्टेटमेंट जो हमारा रॉन्ग है, प्रॉपर स्टोन टेम्पल है। प्रॉपर क्या है? स्टोन टेम्पल है। और ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम पे नहीं बनी थी, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ये बनी थी नरसिम्हा वर्मन 2 के टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन 6, with reference to the Aihole inscription, consider the following statements. First, it was composed by the court poet Ravi Kirti. Second, it records the victory of Pulkeshin II over Harshvardhan. Third, it is engraved in Sanskrit using the Kannada script. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईहोल इंस्क्रिप्शन, वो रवि कीर्ति ने कंपोज किया था। अभी किसके कोर्ट पोएट थे? पुलकेशिन II के, ठीक है। इसमें पुलकेशिन II ने जब हर्षवर्धन को हराया था उसके बारे में इसमें मेंशन है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हर्षवर्धन के टाइम पे कि किस तरीके से वो साउथ की तरफ भी एक्सपांड करना चाहते थे, बट बियॉन्ड नर्मदा रिवर उनको पुलकेशिन II ने रोक दिया था, ठीक है। इस बारे में आईहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया एकदम करेक्ट है, एंड कन्नड़ा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। स्क्रिप्ट आपकी कन्नड़ा है एंड जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत। क्वेश्चन 7, which one of the following sites is best known for exhibiting both Nagara and Dravid styles of temple architecture in a single complex? A. Badami, B. Pattadakal, C. Aihole, and D. Mahakutta. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पट्टदकाल। पट्टदकाल में जो टेम्पल्स है वहां पे आपको नगर एंड द्रविड़ स्टाइल की टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगी। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे थे अर्ली चालुक्याज, ये जो है वहां पे थे, ये नॉर्दर्न इंडिया में थे, ठीक है। इनके इन्फ्लुएंस की वजह से जो है हमको यहाँ पे नगर
एंड द्रविड़ स्टाइल दोनों की ही टेम्पल देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए मेगोटी टेम्पल आईहोल, बी विरूपाक्षा टेम्पल पत्तदकल, सी केव टेम्पल्स बादामी एंड डी लाड़कान टेम्पल पत्तदकल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाड़कान टेम्पल। हमसे यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा था, तो लाड़कान टेम्पल गलत मैच्ड है, तो पत्तदकल, जबकि लाड़कान टेम्पल जो है वो है आईहोल में। ठीक है, आईहोल में एक और टेम्पल है, वो है दुर्गा टेम्पल। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा इसके बारे में भी, तो वहाँ पे आपने इसकी इमेज भी देखी होगी कि किस तरीके से ये दोनों टेम्पल जो है, ना तो आपको नगर स्टाइल में दिखेंगी, ना ही द्रविड़ स्टाइल में। ऐसा लगेगा किसी ने इन पे एक्सपेरिमेंट करके नई टाइप की बनाने की कोशिश की है टेम्पल, है ना। विभूति टेम्पल आईहोल में है और ये एक जैन टेम्पल है। ठीक है, विरूपाक्षा टेम्पल यस पत्तदकल में है। और ये बनवाया किसने था? तो विक्रमादित्य टू जो थे, है ना, उनकी वाइफ थी लोका महादेवी। उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। ठीक है, एंड जो केव टेम्पल्स है वो सभी कहाँ पर है? बादामी में है। ये सभी की सभी जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से बनी हुई रॉक कट टेम्पल्स हैं। क्वेश्चन 9, the diplomatic contact between the Chalukyas of Badami and the Sasanian Empire is evidenced primarily by A. Coins depicting Sasanian kings issued by Pulkeshin II, B. Ajanta paintings depicting a Persian embassy at the Chalukyan court, C. The account of Megasthenes, and D. An inscription issued by Khusro II at Ctesiphon. Correct answer है ऑप्शन नंबर बी। हमसे यहाँ पे किस बारे में पूछा है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूछा है। किन के बीच में? बादामी के चालुक्य और दूसरा ससेनियन एम्पायर। ये एक तरीके से पर्शियन एम्पायर था। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि चालुक्यान कोर्ट में अजंता पेंटिंग्स की हेल्प से पर्शियन एम्बेसी को दिखाया गया है, वहां पे एक ऐसी पेंटिंग है, वो करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके पहले स्टेटमेंट में था कि ससेन कि पुलकेशिन II ने कॉइन्स इशू किए थे जिसमें ससेनियन किंग्स की इमेजेस थी। ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसे कोई भी कॉइन्स इशू चालुक्य ने नहीं किए थे। मेगास्थनीज का अकाउंट एकदम गलत स्टेटमेंट, कैसे वो पॉसिबल हो सकता है? मेगास्थनीज किसके टाइम पे थे? ये तो मौर्य के टाइम पे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे, है ना, और ये चालुक्य 9th सेंचुरी बाद आए थे, पॉसिबल ही नहीं है। एंड डी जो है एन इंस्क्रिप्शन इशूड बाय खुसरो II एट कटेसिफोन, एकदम गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है जिसमें किसी भी तरीके के इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बताए गए हो। आपका इसलिए करेक्ट सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्ली चालुक्यास ऑफ बादामी। फर्स्ट, दे एक्टेड एज ए पॉलिटिकल ब्रिज बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। Second, they significantly contributed to the evolution of Vesar architecture. And third, their kingdom came to an end after being overthrown by the Rashtrakutas. Which of the statements given above are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट अर्ली चालुक्यास। ठीक है, तरीके से चालुक्यास यहाँ पे थे, है ना, तो ये ब्रिज की तरह पे काम करते थे बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में वेसार स्टाइल टेम्पल्स का इवोल्यूशन होता है। वेसार स्टाइल टेम्पल जो है वो कॉम्बो होता है किसका? नगर स्टाइल प्लस द्रविड़ स्टाइल टेम्पल का, विरूपाक्षा टेम्पल, जिसको लोका महादेवी ने बनवाया था, जो कि विक्रमादित्य II की वाइफ थी, वो वेसार स्टाइल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो इलोरा में है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट इनका किंगडम जो है राष्ट्रकूटास के आने के बाद खत्म हो गया था, ये लेकिन इनका जो एक्चुअल एंड जो माना जाता है ना, वो तब माना जाता है जब इनके रूलर थे कीर्तिवर्मन II, ना, इनको हराया था राष्ट्रकूटा रूलर दंती दुर्गा ने। तब से जो है इनका एम्पायर जो डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। क्वेश्चन 11, विथ रेफरेंस टू द कलाब्रा इंटररेग्नम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
First, it helped in continuing the political dominance of the Chera, Chol, and Pandya dynasties. Second, contemporary inscriptions relating to the Kalabras are extremely scarce. And third, the period is generally associated with increased patronage to Jainism and Buddhism. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये कलाब्रा इंटररिग्नम से हम क्या समझते हैं, साउथ इंडिया में इस टाइम, इनके टाइम पीरियड को जो है काफ़ी मिस्टीरियस टाइम पीरियड बोला जाता है, डार्क एज भी कंसिडर किया गया है। कारण ये है कि इनके टाइम पीरियड के दौरान में कुछ खास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है ना, जिसकी वजह से हमको इनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे ये चीज़ तय है कि कलाब्रास के आने की वजह से चेरा, चोला एंड पांड्यास डायनेस्टीज का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। एंड इनके टाइम पीरियड में ही जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा था, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में जो है कुछ हिंदू टेक्स्ट में इनको ईविल तक भी कहा गया है, इन कलाब्रास को। एंड इवन जैसे मैंने अभी बोला, कई कई कंटेक्स्ट में आपको इनको डार्क एज भी सुनने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 12, why do historians frequently describe the Kalabara period as the dark age of Tamil history? A. Foreign rule completely replaced indigenous culture. B. Literary activity disappeared altogether. C. Contemporary inscriptions and historical records are limited, making political reconstruction difficult. And D. Agriculture declined permanently throughout South India. करेक्ट आंसर है सी। अभी हमने बात करी थी कि किस तरीके से कलाब्रा पीरियड जो था काफ़ी मिस्टीरियस पीरियड माना जाता है साउथ इंडिया की हिस्ट्री में, और डार्क एज भी कहा जाता है क्योंकि इनके टाइम के कंटेम्प्रेरी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है ना। इस वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन्ड है। वो किसी भी तरीके से कोई भी फॉरेन रूल नहीं था, एकदम गलत स्टेटमेंट है। लिटरेरी एक्टिविटी पूरी तरीके से डिसअपियर्ड हो गई थी, गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इनके टाइम पे लिटरेरी वर्क्स हुए हैं। जैसे कि मैं आपने नाम सुना होगा, क्या था वो, पति नैनकिल कनक्कू, आई थिंक यही नाम था। इसके अलावा एक थिरुकुरुल भी था, या थिरुकुराल, ये थिरुवल्लुर ने लिखा था। इसके अलावा एक और थे जैन मोंग, उन्होंने आई थिंक नलादियार, शिलापतिकरण एंड मणिमेखलाई जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम है ना, वो भी इन्हीं की ट्रांजिशन पीरियड के दौरान लिखे गए थे। तो ये हम नहीं कह सकते कि लिटरेरी एक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, ठीक है, स्टेटमेंट एकदम गलत है। एंड थर्ड चीज, एंड डी स्टेटमेंट था कि एग्रीकल्चर भी डिक्लाइन हो गया, ये भी गलत स्टेटमेंट है। एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो ही नहीं सकता, अगर वो डिक्लाइन हो जाता तो खाना पीना कहाँ से आता भाई, तो सब तो मर जाते, तो ये तो पीरियड ही नहीं होता है ना। Question 13. Which one of the following schools of Indian philosophy accepts only direct perception, pratyaksh, as a valid means of acquiring knowledge? A. Nyay, B. Mimamsa, C. Charvak, and D. Vedanta. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चरवक। हम यहाँ पे किस इंडियन फिलोसफी के बारे में बात कर रहे हैं, उस इंडियन फिलोसफी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हम इस चीज़ को तभी वैलिड मानेंगे कि ये चीज़ है जब हम उसे खुद से ना देख लें, अपनी आंखों के सामने ना देख लें। वही लिखा है, ओनली डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष, जब हम उस चीज़ को अपने सामने देखेंगे तभी हम मानेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। न्याय में क्या होता है, न्याय में लगते हैं भैया 4 प्रमाण। सबसे पहले आप परसेप्शन बनाओगे उस चीज़ का, परसेप्शन जैसे आप उसके बारे में ज़्यादा इकट्ठी करोगे जानकारी, है ना, कि ये है, उसके बारे में ऐसा वैसा है। इसके बाद इन्फरेंस आता है। इन्फरेंस में क्या है, आप लॉजिकल रीजनिंग लगाओगे, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, अब आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जो है उसका एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करोगे। फिर आती तीसरी चीज़ कंपैरिजन। जब वो चीज़ भी आपके पास आ जाएगी तब आप उसको कंपैरिजन करोगे, और भी उसके जैसे कोई चीज़ अवेलेबल होगी उन नॉलेज से आप इस नॉलेज को कंपेयर करोगे। एंड लास्ट में आती है वर्बल टेस्टिमोनी, जिसमें आप जो है अपना प्रमाण फिर दोगे। मीमांसा में बहुत सारे प्रमाण लगते हैं, सिर्फ इन चारों में से उनका काम नहीं होता है, ठीक है। एंड जो वेदांता है, उसमें स्क्रिप्चर्स में भैया लिखा होनी चाहिए वो चीज़, तभी हम जो उसको मानेंगे, ऐसा है। Question 14. Consider the following statements regarding the 6 orthodox schools of Indian philosophy. First, they all accept the authority of the Veds. Second, Sankhya originally
explained creation without requiring a creator god. Third, yoga shares much of its metaphysical framework with Sankhya. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन फिलोसफी के 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल की। इसमें कौन कौन आता है? सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिका एंड वेदांता। तो ये जितनी भी फिलोसफीज थी उन सभी ने वेद्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया था। करेक्ट स्टेटमेंट है। सांख्य ओरिजिनली एक्सप्लेन्ड क्रिएशन विदाउट रिक्वायरिंग अ क्रिएटर गॉड। करेक्ट स्टेटमेंट है। जब सांख्य फिलोसफी आई थी, सांख्य फिलोसफी जो है इससे रिलेटेड है कपिल मुनि। तो है ना, अर्ली थ्योरी जब ये आई थी तो उसमें जिसका मेंशन किया गया था कि ये जो वर्ल्ड बना हुआ है ये प्रकृति की वजह से बना हुआ है, नेचर की वजह से बना हुआ है, इसमें किसी भी क्रिएटर गॉड का कोई भी हाथ नहीं है। ये अर्ली जब फिलॉसफी आई थी स्टार्टिंग में तब की सोच है। बाद में जैसे जैसे टाइम पीरियड बदला तो ये चीज़ भी व्यू पॉइंट बदल गया कि नेचर के साथ साथ जो है एक डिवाइन एलिमेंट भी है जिसकी वजह से ये दुनिया पूरी बनी हुई है। ठीक है। दूसरा है इसमें योग। योग के आप सभी जानते हैं भैया कौन है? पतंजलि। की योगा की फिलॉसफी में जो बहुत सारे जो पॉइंट्स थे वो सभी जो है सांख्य योग से ही रिलेटेड थे। योगा में क्या बताया गया था कि कोई भी पर्सन को जो है मुक्ति मिल सकती है चीजों से अगर वो प्रॉपर तरीके से अपने इंद्रियों को काबू कर सके, और उन इंद्रियों को काबू करने के लिए उसे क्या कुछ फिजिकल और बॉडीली एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, जिसमें आसन प्राणायाम वगैरह लिखा हुआ था। ठीक है। न्याय जो है इससे रिलेटेड है गौतम ऋषि। न्याय की जैसे अभी हमने बात की थी कि 4 प्रमाण लगते हैं, वो है। मीमांसा के थे जेमिनी या जेमिनाय बोल सकते हैं आप। इसमें जो प्रमाण दिए जाते थे वो वैदिक रिचुअल को जस्टिफाई करने के लिए दिए जाते थे। वैशेषिका जो है ये कानद ऋषि से रिलेटेड है। सबसे पहले एटम्स के बारे में जो डिस्कवरी थी ना वो एक तरीके से इन्होंने ही की थी। जो भी क्रिएशन हुआ है वर्ल्ड का वो सभी एक छोटे छोटे एलिमेंट से बने हुए हैं जिसको द्रव्य बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे आप क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। रही बात वेदांत की, तो इसको लिखा था बद्रायन ऋषि ने। इसका लिटरल मतलब ही होता है वेदांत, वेदों का अंत। इस फिलॉसफी में बताया गया था कि ब्रह्म ही सब कुछ है और बाकी जो भी कुछ है सब कुछ मोह माया है। कोई भी व्यक्ति अगर एक अपने सेल्फ नॉलेज एक्वायर कर लेता है तो उसकी जो मुक्ति हो जाएगी एंड देन वो ब्रह्म में जाकर मिल जाएगा। क्वेश्चन 15, द जैन डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांतवाद इज बेस्ट अंडरस्टूड एज A. Liberation can be attained only through Vedic sacrifices. B. Reality possesses multiple aspects and no single viewpoint can capture the complete truth. C. The existence of only one eternal substance in the universe. And D. Denial of karma and rebirth. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनेकांतवाद। देखिए जैन धर्म की 3 फिलॉसफी थी जिसमें एक ये अनेकांतवाद था, इसके अलावा स्यादवाद एंड तीसरा था न्यायवाद, है ना। तो ये अनेकांतवाद जो थी इसका मतलब क्या था कि कोई भी ट्रुथ पूरा सच नहीं है। आप किसी चीज को किसी एक नजरिए से नहीं देख सकते, उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं उस चीज के। ऐसे समझिए जैसे सामने आपके जो है एक वाइट पाउडर रखा हुआ है, तो कुछ लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये तो सॉल्ट है, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं नहीं ये तो शुगर है। कुछ हो सकता है बोल रहे कि ये लाइम भी कह सकते हैं यानी कि चूना, है ना। क्या इस वाइट पाउडर का कोई एक पर्टिकुलर ट्रूथ आपको दिखाई दे रहा है? कोई एक पर्टिकुलर समझ में आ रहा है कि क्या है? हर किसी का एक अपना अलग अलग व्यू पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोई भी कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। यही अनेकांतवाद की फिलॉसफी है। दूसरा जो है ये स्यादवाद। स्यादवाद में क्या होता है? ये कंडीशनल प्रेडिक्शन होता है, यानी कि कुछ उसकी कंडीशंस को देख के आप सोच सकते हैं कि हाँ शायद ये चीज़ हो सकती है। अब हो सकता है ये चमक रहा हो, है ना, तो हो सकता है आप सोचे कि यार हो सकता है ये सॉल्ट है।
हो सकता है उसमें आपको छोटे छोटे क्यूब्स दिख रहे हो तो आप सोच सकते हैं कि हो सकता है शुगर हो सकता है आपको सिंपल एक वाइट पाउडर दिख रहा हो तो आप सोचेंगे हो सकता है ये लाइम हो, है ना। तो जो कंडीशन आपको उस चीज को देख के लगेगी वो आपकी स्यादवाद में आती है। आप उसी कंडीशन को देख के सोचते हो कि हो सकता है शायद ये वो हो। एंड न्यायवाद में इन सभी व्यू पॉइंट्स को जो है इकट्ठा करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आप अपना एक जजमेंट बनाते हो। Question 16. With reference to the institution of Brahmadya in early medieval India, consider the following statements. It refers to tax-free land grants made primarily to Brahmans. Second, such grants often encouraged the expansion of agriculture into previously uncultivated areas. Third, the Donis did not enjoy certain fiscal and administrative privileges over the granted land. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मदेव का मतलब भी क्या होता है? ब्राह्मणों को दान देना। ठीक है, तो ये जो लैंड हुआ करते थे, जो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, वो टैक्स फ्री हुआ करते थे। करेक्ट स्टेटमेंट है। अब जब ये लैंड ब्राह्मण्स को मिल जाता था तब वो जो उसमें एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस किया करते थे, है ना, जिससे धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर एक्सपांशन होना शुरू हो गया। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है कि जो डोनीज हुआ करते थे, देखिए दो चीज होती है, डोनर जो डोनेट करता है एंड डोनी जिसको डोनेशन मिलता है। तो हम यहाँ पे ब्राह्मण्स की बात कर रहे हैं कि उनको जब लैंड मिलता था उसमें कोई भी वो लोग फिजिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस वो लोग एंजॉय नहीं करते थे। गलत स्टेटमेंट है। फ्री लैंड मिलता था, वो कोई टैक्स नहीं लगता था उसमें, वो लोग अपने हिसाब से जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो भी उनको करना है वो उस लैंड में वो कर सकते थे। इवन उनको कुछ विलेजेस जो उनके लैंड डोनेशन में जो विलेजेस आ जाते थे उससे उनको टैक्स लेने तक की भी छूट दी जाती थी। ठीक है। क्वेश्चन 17, इन एंशिएंट इंडिया द टर्म श्रेणी रिफर्ड टू ए फेडरेशन ऑफ विलेज असेंबलीज, B. An association of merchants or artisans engaged in the same occupation. C. A monastery maintained by Buddhist monks. And D. A military unit maintained by feudatories. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। श्रेणी जो है वो मर्चेंट्स को बोला जाता था या आर्टिशन की गिल्ड को भी बोला जाता था। क्वेश्चन 18, which one of the following developments contributed most significantly to the spread of the bhakti movement during the early medieval period? A. Personal devotion expressed through regional languages and accessible religious practices. B. Exclusive emphasis on elaborate Vedic sacrifices. C. Rejection of temple worship in favor of forest hermitages. And D. Restricting religious learning to hereditary priestly families. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्ली मिडिएवल पीरियड के दौरान पे किस तरीके से भक्ति मूवमेंट जो है स्प्रेड होना शुरू हुआ था। सबसे बड़ा कारण था पर्सनल डिवोशन। पर्सनल डिवोशन की वजह से जो है कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपने भगवान से कितना ज़्यादा कनेक्टेड महसूस हो कर पा रहा है ना, और वो किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहा है। अब उस एक्सप्रेस करने के लिए वो लोग रीजनल लैंग्वेज यानी कि जिस जगह पर वो व्यक्ति है उसके लिए वो वही लैंग्वेज यूज़ करेंगे ताकि वो अपना मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों तक पहुंचा सके। अगर आप कोई कन्नड़ा रीजन में तो वो कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखेगा ना, कोई तमिल रीजन में तो वो तमिल लैंग्वेज में लिखेगा, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। रीजनल लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस बोल सकते हैं हम उसको। वैदिक सेक्रीफाइसेस में ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया गया था, जिससे मैंने बात करी पर्सनल डिवोशन पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया गया था, ना कि वैदिक सेक्रीफाइसेस पे। ठीक है। टेम्पल रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ था क्योंकि जो अलवार्स थे प्लस जो नायनार थे, है ना, अलवार्स जो थे वो विष्णु भगवान के भक्त हुआ करते थे एंड जो नायनार हो गए वो शिव भगवान के भक्त, ठीक है, महादेव के। तो उन्होंने काफी ज्यादा वर्शिप टेम्पल्स में भी की, जिससे लोग और ज्यादा टेम्पल्स में आने शुरू हो गए, है ना। जैसे हमने बात करी थी लास्ट, जिस चंडाल्स के बारे में हमने बात करी थी, शूद्र लोग थे, उनको जो है रिलीजियस लर्निंग करने से रोका जाता था। साउथ इंडिया में रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। अलवार्स एंड नायनार्स ने ये पक्का किया था कि इन सभी को जो है सुविधा जो है वो मिल पाए। क्वेश्चन 19, which of the following statements correctly distinguishes Syadvad from Anikantvad in Jain philosophy? करेक्ट आंसर भी है। अभी हमने जैन धर्म की
3 फिलोसफीज के बारे में बात की थी, अनेकांतवाद, स्यादवाद एंड न्यायवाद। इसमें से जो अनेकांतवाद थे मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर बेस्ड था, यानी कि किसी भी चीज़ के बहुत सारे सत्य हो सकते हैं, कोई भी एक कंप्लीट ट्रूथ नहीं हो सकता उसके बारे में। एंड स्यादवाद क्या होता है, जिसमें कंडीशनल व्यू पॉइंट्स होते हैं, यानी कि आप उस चीज़ को देखोगे, आप उसकी कुछ कंडीशन देखोगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, उसके हिसाब से आप अपना जो है व्यू पॉइंट बनाओगे। क्वेश्चन 20th, consider the following statements. First, temple institutions in early medieval South India functioned not only as religious centers but also as centers of economic activity. Second, merchant guilds such as the Ayavol 500 participated in long distance trade. The growth of temples had no relationship with land grants or local administration. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है कि टेम्पल्स का कोई भी रिलेशन नहीं था विद लैंड ग्रांट्स एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि जितने ज़्यादा लैंड ग्रांट्स होते थे स्पेशली टू ब्राह्मण से ना, वो वैसे से टेम्पल्स को भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया करते थे, जिससे और ज़्यादा उसका एक्सपांशन हो रहा था। तो ये वो स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि टेम्पल्स साउथ इंडिया की जो टेम्पल्स थी वो रिलीजियस सेंटर प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे भी काम किया करती थी। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। कारण क्या है, अब उस लैंड ग्रांट के बाद हो सकता है उस ब्राह्मण ने वहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन करवा दी हो, है ना। टेम्पल बन गई तो वहाँ पे वही सीधी सी बात है, लोग लेंगे काम करने के लिए, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। अब भगवान का मंदिर है तो वहाँ पे चीज़ें भी लोग चढ़ाने के लिए ले जाएंगे, तो बाकी लोग को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिर्फ रिलीजियस सेंटर ना रह के वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का केंद्र भी बन चुका था। एंड ये जो हम बात कर रहे हैं अय्यावोल 500 की, है ना, ये उस समय के साउथ इंडिया के उस समय के बहुत ही पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल जो मर्चेंट्स थे, उनका एक ग्रुप हुआ करता था, है ना। एंड यस, वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। आप ये कह सकते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी उनके बहुत ज़्यादा नेटवर्क थे। किनके? अय्यावोल 500 के। सो एवरीवन, ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है पूरा सिलेबस एज पर द स्टैंडर्ड एंड एनसीईआरटी। इसके बाद नेक्स्ट सैटरडे से मिडिएवल हिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा पाल्स, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रोटास। तो मेक श्योर कि आप इसको प्रिपेयर करके आएँ और यहाँ पे अपना रिवीजन कर लें। अगर आपको आज की वीडियोस, एक्सप्लेनेशन, कंटेंट सब पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड चैनल को अगली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।